औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हीलिंग हार्ट थेरेपेटिक्स की तरफ से आप सबको एंगर मैनेजमेंट कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये कोर्स इन यूनिट्स पर मुश्तमिल होगा। हम एंगर को डिफाइन करेंगे, एंगर के सिम्टम्स को देखेंगे और उसकी सब टाइप्स कौन सी होती हैं, एंगर का स्पेक्ट्रम क्या है और उसके बाद एंगर के फंक्शंस क्या होते हैं, एंगर यानी एंगर का पर्पस क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। इसी तरह से एंगर को किन अंदाज में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फिर हम हेल्दी और अनहेल्दी एंगर के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे, एंगर के ट्रिगर्स पे बात होगी। फिर एंगर को मैनेज कैसे करना है, कौन कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। देन असेसमेंट कैसे होती है और एंगर को डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें एंगर एक मेन सिम्टम के तौर पे पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एंगर किन अज्जा से मिलकर बनता है, वो 10 कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एंगर को बनाते हैं। फिर हम कुछ एंगर मैनेजमेंट की थ्योरीज देखेंगे। फिर कौन से सोचने के अंदाज हैं, ऐसे कौन से थॉट पैटर्न्स हैं जो हमें गुस्से की तरफ लेके जाते हैं। फिर हम इन डेप्थ कुछ कॉमन ट्रिगर्स को देखेंगे, यानी ऐसी चीज़ें जो एंगर को कॉज करती हैं, जो एंगर की तरफ लेके जाती हैं। इसके बाद डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जो है उसको हम कैसे एंगर मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम केस एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और टेक्निक्स हम देखेंगे जो कि एविडेंस बेस्ड होंगी। फिर स्ट्रेस को रिड्यूस करने के मेथड्स, क्योंकि स्ट्रेस एक बड़ी वजह बन सकता है एंगर की, और इसी तरह से सेल्फ कंपैशन के थ्रू हम किस तरह से एंगर को मैनेज कर सकते हैं। देन रोल प्ले सिनेरियो होगा थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान, रियल लाइफ सेशंस भी डिस्कस किए जाएंगे, और हेल्दी पर्सनल बाउंड्रीज क्या होती हैं, उन पे हम किस तरह वर्क कर सकते हैं एंगर को मैनेज करने के लिए। और एंड पे फिर कुछ एक्सपर्ट्स जो कि एंगर के एक्सपर्ट्स हैं उनकी कुछ कोटेशंस शामिल होंगी, और वर्कशीट्स और इंफॉर्मेशन शीट्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। सो हम अपने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। एंगर की डेफिनेशन क्या है, एंगर को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एंगर बेसिकली। तो सबसे पहले ये कि एंगर एक इमोशन है और एक इमोशनल रिस्पॉन्स के तौर पर इसको देखा जाता है। और एंगर बहुत कम्प्लेक्स चीज़ है, एक बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जब आप देखेंगे एंगर को और एंगर मैनेजमेंट को, तो आपको ये मालूम होगा कि बड़ी एक कम्प्लेक्स किस्म की फीलिंग है। और ये जो इमोशनल रिस्पॉन्स है ये बड़ा कम्प्लेक्स होता है और ये नेचुरल होता है। इसके कुछ फंक्शंस भी होते हैं, वो भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं कि ये जो इमोशन है किस चीज के रिस्पॉन्स में आता है, उसको हम इमोशनल रिस्पॉन्स कह रहे हैं। यानी कोई ऐसा कुछ होता है हमारे साथ कि उसके रिस्पॉन्स में एंगर हमें हो सकता है। तो टू अ परसीव थ्रेट, खतरा हो सकता है। अब यहाँ पे लेकिन जिस खतरे की बात हो रही है वो जरूरी नहीं है कि असल में खतरा हो, जस्ट वो माइंड में भी हो सकता है, जस्ट वो हमें लग रहा भी होता है। हम जिसे कहते हैं ना हमें लग रहा है, तो वो हमें परसीव भी हो रहा होता है वो। ठीक, यानी खतरे पर भी हमें एंगर हो सकता है, लेकिन अगर वो परसीव थ्रेट हो तब भी हो सकता है। मोस्टली ऐसे होता है कि वो परसीव थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके सामने से कोई गुजर गया, आप या लाइन में आप खड़े थे और आपके सामने से कोई गुजर गया, तो हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन, एंगर फील हो, देर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन वहां पे असल खतरा तो कोई मौजूद नहीं था, राइट। तो परसीव थ्रेट की सूरत में ये इमोशनल रिस्पॉन्स
बेदार हो सकता है। इसी तरह से अगर इनजस्टिस आप देखते हैं, अगर कहीं पर नाइंसाफी होती हुई देखें तो एंगर का इमोशन आ सकता है। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन की सूरत में जब आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं किसी सूरत हाल में, तब भी ये फ्रस्ट्रेशन एंगर में चेंज हो सकती है। इसी तरह से जब आपको कोई प्रोवोक करता है, आपको चैलेंज करता है, आपको उभारता है किसी चीज पर, तो चांसेस आर देयर के एंगर का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो सामने आ जाए। तो इसमें रेंज ऑफ फीलिंग्स होती हैं। आगे चल के हम स्पेक्ट्रम भी देखेंगे एंगर का कि किस किस तरह की फीलिंग्स इसमें शामिल हो सकती हैं। इसमें मुख्तलिफ फीलिंग्स हो सकती हैं और बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी भी होती हैं जो हिडन हो सकती हैं इसके पीछे, एंगर के पीछे। इसके पीछे थॉट्स हो सकती हैं। हमारे कोर्स में वो थॉट के पैटर्न्स भी शामिल होंगे जो हमें एंगर की तरफ ले जा सकते हैं। विद एग्जांपल्स हम उनको भी देखेंगे। और बॉडीली चेंजेस भी होती हैं। एंगर जब फील होता है तो हमारी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होती हैं। तो इस तरह से अब डिफाइन किया जा रहा है कि ये रिस्पॉन्स किन चीज़ों की सूरत में हो सकता है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो हमारे एहसासात, हमारी सोचें और हमारे कुछ बॉडी के रिस्पॉन्सेज भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है एंगर का कि आपकी एक शदीद ख्वाहिश होती है कि आप रिएक्ट करें। एंगर में इंसान को एक अर्ज होती है कि वो रिएक्शन दे, वो गुस्से का इजहार करे। वो जो उसे एक डिसप्लेजर फील हुआ है, उसे जो फ्रस्ट्रेशन फील हुई है, उसे जो थ्रेट महसूस हुआ है या उसे इनजस्टिस महसूस हुई है या किसी ने उसे प्रोवोक किया है, तो अब इन सारी सिचुएशंस में एक शदीद डिजायर होती है कि वो इजहार करे। राइट। सो इस अंदाज में एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है एंगर की, एंगर को समझने के लिए। अब एंगर के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंगर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं। तो इरिटेशन की फीलिंग होती है। लेकिन जब हमें कोई तंग करता है, जब हम किसी चीज से इरिटेट होते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, तो ये चीज हमें आगे चलकर एंगर की तरफ ले जा सकती है। तो अब यहाँ पर कुछ कम सेवेरिटी के इमोशंस की बात हो रही है। फ्रस्ट्रेशन, आपने स्ट्रेस फील किया, आप किसी चीज की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो अब ये फ्रस्ट्रेशन भी एंगर में बदल सकती है। इसी तरह से रिसेंटमेंट, किसी चीज, किसी शख्स से आपकी नाराजगी है किसी चीज के बारे में, किसी सिचुएशन पर या किसी बिहेवियर पर, वो रिसेंटमेंट जो है वो भी एंगर की तरफ ले जा सकती है। तो एंगर के अंदर ये चीजें, ये फीलिंग्स शामिल हो सकती हैं। एनॉयंस, आप एनॉयड फील करते हैं, आप तंग होते हैं, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो शामिल हो सकती हैं एंगर में। तो ये एंगर के कंपोनेंट्स के तौर पर देखे जाते हैं। इसी तरह से जब हम फिजियोलॉजिकली बात करें, जिस्मानी तौर पर, एंगर में क्या होता है कि आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है, मसल्स आपके टेंस हो सकते हैं और आपके चेहरे के तासुरात भी तब्दील हो सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं एंगर के। अब हम देखते हैं कि एंगर मैनेजमेंट क्या चीज़ है। जैसे कि ये कोर्स एंगर मैनेजमेंट पर है, तो एंगर मैनेजमेंट में इस तरह की थेराप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं, ऐसे टूल्स और स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसका मकसद ये होता है कि आप इस इमोशन को, यानी एंगर को समझ पाएं। पहले तो आप इसे रिकॉग्नाइज कर पाएं, आप इसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं कि ये वाला जो इमोशन आपको फील हो रहा है, इसका नाम एंगर है। इस फीलिंग, ये आपको जो फीलिंग आ रही है, ये एंगर है। एंगर मैनेजमेंट में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उन टेक्निक्स और टूल्स के थ्रू आप सबसे पहले एंगर को एसेस कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, उसे पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें। नेक्स्ट, आपने उसे किस तरह से अच्छे अंदाज में मैनेज करना है। इस तरह से अच्छे अंदाज में मैनेज करना है कि उससे आपको या किसी और को नुकसान ना हो।
तो आपने बेसिकली इस तरह की स्किल्स डेवलप करनी होती हैं कि जब आपको गुस्सा फील होता है तो आप कैसे बिहेव करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, एक बेहतर अंदाज में किस तरह से बिहेव करेंगे कि आपको भी हार्म ना हो और दूसरे शख्स को भी हार्म ना हो। तो बेसिकली ये है एंगर मैनेजमेंट। अब एंगर के जो सिम्टम्स होते हैं हम उन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एंगर के सिम्टम्स, साइंस क्या हो सकते हैं। अब सारा एक स्टूडेंट है और वो वर्क करती रही है कई हफ्तों से एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो रिसर्च प्रोजेक्ट था और उसके लिए वो बहुत थकती रही हैं। उन्हें बहुत सारा टाइम भी दिया उसके लिए और बहुत मेहनत की। लेकिन ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट करना था, उसकी डेट जब आ गई तो उनका कंप्यूटर क्रैश कर गया और जितना वर्क किया हुआ था कई हफ्तों का, वो अनसेव था, वो सारा लूज हो गया। अब आप जरा इस सिचुएशन को सोचें कि आपने इस तरह से कई हफ्ते मेहनत की है तो कैसा फील हो सकता है। तो ये एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होती है, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एंगर के सिम्टम्स जो सारा एक्सपीरियंस करेगी वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथ को वो बंद करती हैं, जिस तरह से मुट्ठी बनाई जाती है। एंगर में एक फिजिकल सिम्टम ये हो गया। देन उनके जो जॉज हैं, जो जबड़े हैं, वो टाइट हो जाते हैं। फेस उनका फ्लश्ड होता है, रेड हो जाता है, और उनकी ब्रीदिंग जो है वो तेज हो जाती है। अब ये सारे जो सिम्टम्स हम देख रहे हैं ये फिजिकल सिम्टम्स हैं। और अपने रूम में वो चलने लग जाती हैं, बैक एंड फोर्थ, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, फिर वापस उस जगह आती हैं, और इस तरह से वो चक्कर लगा रही हैं और वो आराम से बैठ नहीं पा रही हैं। तो ये एक तरह की इरिटेशन है, एक तरह की इरिटेशन भी वो फील कर रही हैं। वो रिलैक्स नहीं रह पा रही हैं इस टाइम पे। अब उनकी थॉट्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर भी एक इरिटेशन है और सेल्फ क्रिटिसिज्म है। खुद को वो क्रिटिसाइज कर रही हैं। किस तरह से, क्या थॉट्स चल रही हैं कि दिस इज सो अनफेयर, ये अच्छा नहीं हुआ, नाइंसाफी है ये, कि मैंने अपना काम क्यों मैंने सेव नहीं किया। और उन्हें इस बात पे यकीन भी नहीं आ रहा। वो ये सोच रही हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा ये क्या हो गया, ये इतने हफ्तों की मेहनत जाया हो गई। और अब जो हम स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात कर रहे थे, तो उन्हें एक शदीद अर्ज फील हो रही है कि वो चीखें या वो अपने हाथ को वो स्लैम करें डेस्क के ऊपर फ्रस्ट्रेशन में। सो ये है ओवरऑल एंगर का ढांचा। एंगर के डिफरेंट सिम्टम्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि किस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है एंगर, किस तरह से नजर आ सकता है, और किस तरह से थॉट्स में हो सकता है। अब हम कुछ टाइप्स देखते हैं एंगर की, कि एंगर किस किस तरह से, एंगर का जो रिस्पॉन्स है वो सामने आ सकता है। तो सबसे पहले है क्रोनिक एंगर। अब क्रोनिक जो वर्ड है इसका मीनिंग है कि लगातार जो चीज रहती है, जो चीज परसिस्टेंट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कहते हैं हर वक्त ये गुस्से में रहता है, तो हर वक्त ये गुस्से में रहता है। तो ऐसे एंगर के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस छुपे होते हैं। इनकी बेस पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस में होती है, और उस वजह से कुछ लोगों को परसिस्टेंट एंगर रह सकता है। अब वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं। पास्ट में उन्हें हर्ट फील हुआ है, पास्ट में उन्हें काफी सैडनेस का सामना रहा है। अब एक काफी सारे ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जो पास्ट से रहे हैं और वो वहां पे सप्रेस होते रहे हैं, वो इमोशंस सप्रेस होते रहे हैं और उनको प्रोसेस नहीं किया गया, उन पास्ट के इमोशंस को।
और वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसी तरह से रहे हैं, पड़े रहे हैं वहां पे माइंड के किसी हिस्से में, वो प्रोसेस नहीं हुए, उन पे वर्क नहीं हुआ, तो अब वो एंगर की सूरत में उस शख्स में नजर आ रहे हैं। और ये क्रोनिक एंगर की एग्जांपल है। अब इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? थेरेपी के थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम आगे जो जितनी टेक्निक्स देखेंगे, हम इन तमाम टाइप्स ऑफ एंगर को मैनेज कर सकते हैं। डिफरेंट चीजें हम आगे जाकर इंशाल्लाह देखेंगे। कोपिंग स्किल्स हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं जिनको डिस्कस नहीं किया गया, जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं, तो जब हम उनको एड्रेस करेंगे तब जाकर इस एंगर पे हम वर्क कर सकते हैं। सेकेंड टाइप है पैसिव एग्रेसिव एंगर। अब डायरेक्टली अगर एंगर का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, एक बंदा डायरेक्ट गुस्से का इजहार कर देता है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर पैसिव होता है, डायरेक्टली नहीं है बल्कि पैसिवली वो इजहार कर रहे हैं। और पैसिव वे में एग्रेसिव इजहार इस तरह से हो सकता है कि तंजिया बातें करना। अब गुस्सा है लेकिन वो गुस्से का डायरेक्टली इजहार नहीं कर रहे, तंजिया, ढके छुपे अल्फाज में, तानों के तौर पर एंगर का इजहार हो रहा है। या फिर अवॉइड किया जा रहा है, टोटली वो बात ही नहीं कर रहे, खामोश हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये जो टाइप है ये पैसिव एग्रेसिव एंगर है। इसके लिए हमें असर्टिवनेस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। असर्टिवनेस ट्रेनिंग से मुराद है कि जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो आपकी नीड्स हैं, वो आप डिस्कस करते हैं, वो आप कम्युनिकेट करते हैं, ओपनली वो आप बताते हैं, चीज़ों को आप हाइड नहीं रखते, जो इशू है उसको आप डिस्कस करते हैं, आपकी जो बाउंड्रीज है आप उन्हें भी डिस्कस करते हैं, आपकी जो नीड्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो हकूक हैं, आप उन पे बात करते हैं एक रिस्पेक्टफुल मैनर में। तो ये कहलाती हैं असर्टिवनेस स्किल्स, और इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? ओपन कम्युनिकेशन और असर्टिवनेस के साथ। इरिटेबिलिटी। अब हम बात कर रहे थे ऊपर के कुछ छोटे छोटे इमोशंस होते हैं जो आगे जाके गुस्से में तब्दील हो सकते हैं। तो इरिटेबिलिटी भी एक कम दर्जे का गुस्सा है एक तरह से, वो जल्दी से हो जाता है इंसान को। अब ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है या फटीग की वजह से हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं रोजों में बड़ा गुस्सा आता है इंसान को, तो वहाँ फटीग होता है, हम भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। इसी तरह से स्ट्रेस की हालत में भी हो सकता है, जब बर्डन ज्यादा हो वर्क का या किसी भी किस्म का स्ट्रेस होता है, तो ये आसानी से ये गुस्सा आ जाता है इंसान को, और इसे हम इरिटेबिलिटी की सूरत में देख रहे हैं। अब इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स के साथ। आगे पूरा इस पर एक पूरा चैप्टर शामिल है कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की जा सकती हैं। इसी तरह से सेल्फ केयर के साथ और एंगर अवेयरनेस के साथ, यानी तो उससे की आगाही आपको जितनी होगी, आप अपना जितना ख्याल रख पाएंगे और साथ स्ट्रेस को कम कर पाएंगे, तो इन मैनेजमेंट टूल्स के साथ हम इरिटेबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। एक और टाइप है एंगर की, और ये ड्राइविंग के दौरान जो गुस्सा आता है, वो शदीद गुस्सा आ सकता है, इसे हम कहते हैं रोड रेज। रोड पे जो गुस्सा आता है ड्राइविंग के दौरान, उसे हम कहते हैं रोड रेज। अक्सर देखा गया है कि जो ड्राइवर्स होते हैं उन्हें शदीद गुस्सा आता है, अब्यूजिव भी हो जाते हैं वो। तो इस एंगर के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस के थ्रू इसे ट्रीट किया जा सकता है, या पेशेंस, कि हम कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं दूसरों से। जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हम उसका इजहार नहीं कर रहे, वहां पे कन्फ्रंटेशन यानी बहस नहीं कर रहे दूसरों से बिला वजह। इसी तरह से एक्सप्लोसिव एंगर। अब ये खतरनाक सूरत का एंगर हो सकता है, इसे हम डिस्ट्रक्टिव एंगर की सूरत में भी देख सकते हैं। एक्सप्लोड कर जाता है बंदा, इंटेंस आउटबर्स्ट हो सकते हैं, गुस्से का इजहार अचानक से और शिद्दत के साथ हो सकता है इसमें।
तो इसमें इसके लिए स्पेसिफिकली एंगर मैनेजमेंट की थेरेपी होती है, जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं एक्सप्लोसिव एंगर को। और इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोपिंग स्किल्स और स्ट्रेस रिडक्शन स्किल्स के थ्रू भी हम इस एंगर को मैनेज कर सकते हैं। देन एक और टाइप है इनवर्ट एंगर। अब ऊपर जो हमने टाइप्स देखी हैं वो तो इजहार था गुस्से का। एक होता है कि वो इजहार नहीं करते, अंदर ही दबा लेते हैं या खुद पे गुस्सा कर रहे होते हैं। अब वो दूसरों को नुकसान ही पहुंचा रहे, वो सेल्फ हार्म कर रहे हैं या खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने आप को बुरा भला कह रहे हैं। सो इस किस्म के एंगर के लिए जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होंगी उनमें सेल्फ कंपैशन है और सेल्फ केयर है, और इसके अलावा एंगर से रिलेटेड थेरेपी शामिल है। एक और टाइप है डिस्प्लेस्ड एंगर। जब आप किसी एक चीज का गुस्सा या किसी एक सिचुएशन का गुस्सा या किसी एक शख्स की तरफ जो आपको गुस्सा फील हो रहा है उसका इजहार आप कहीं और कर देते हैं, तो आप उस एंगर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, और ये एंगर डिस्प्लेस्ड एंगर कहलाएगा। यानी वर्क पे आपको कोई इशू हुआ, वहां पे आप तो किसी की बात से हर्ट हुआ और आपने घर पे आके उस एंगर का इजहार कर दिया, तो ये डिस्प्लेस्ड एंगर है। तो अब इस एंगर को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, कि आपको मालूम हो कि ये बात तो, ये मसला तो वहां से शुरू हुआ था, इसका ट्रिगर तो वो था। और इसके अलावा अगर कोई इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि अंडरलाइंग हैं, जिन पे वर्क होना, उनका उनको प्रोसेस करना जरूरी है, तो उनको एड्रेस करके भी हम इस एंगर को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद एक और टाइप है कंस्ट्रक्टिव एंगर। अक्सर हम देखते हैं कि एंगर को एक नेगेटिव इमोशन के तौर पे देखा जा रहा होता है, कि एंगर न्यूरोटिसिज्म की निशानी है और इसको एक नेगेटिव इमोशन के तौर पे हम देख रहे होते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट हम ये देखते हैं कि एंगर की भी टाइप्स होती हैं। एंगर हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। तो एक कंस्ट्रक्टिव अंदाज में एंगर को किस तरह से यूज किया जा सकता है, कि आप एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर या एक मोटिवेशन के तौर पे एंगर को देखें। अब ये जो गुस्सा है ये बुरा तो ना हुआ, क्योंकि आप इसका इजहार अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, आप इसको मोटिवेशन के तौर पर लेकर एक पॉजिटिव चेंज के लिए वर्क कर रहे हैं। इसकी अक्सर हम एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव चेंज है ये एक बड़ी सोशल चेंज भी हो सकती है, ये पॉलिटिकल चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बनने की, तो वहाँ के जो मुस्लिम्स थे बहुत बड़ी तादाद में, जब उन पे हिंदूज हुक्मरानी करते थे, वो अपनी मर्जी के तहत फैसले करते थे और मुसलमान मोस्टली गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो वहां पर मुसलमानों में एक गम गुस्सा पाया जाता था। अब वहीं से, उन्हीं लोगों में से कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना उठे। अब ये एक एंगर था, ये एक गुस्सा था उनमें, लेकिन उन्होंने इसको एक मोटिवेशन के तौर पे लिया और एक पॉजिटिव चेंज के लिए उन्होंने वर्क किया, और बिल आखिर उन्होंने उस गुलामी से निजात हासिल की अपनी पूरी कौम के लिए। राइट। तो इस एंगर को हम किस तरह से मैनेज करते हैं? खैर, ये एंगर तो ऑलरेडी मैनेज ही होता है कि आप इससे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। तो इस एंगर से आप जो पॉजिटिव, जिस चेंज के लिए आप वर्क कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के लिए वर्क कर रहे हैं, आप इस एंगर को उन प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एक्शंस में चेंज कर देते हैं और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से है सिचुएशनल एंगर। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें इंसान को एंग्री फील हो सकता है। कुछ ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशंस हो सकती हैं कि वहां पे आपको स्ट्रेस महसूस होता है और उस स्ट्रेस की बेसिस पे आप एंग्री फील कर सकते हैं, तो ये कहलाएगा
सिचुएशनल एंगर, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आपको अच्छा फील नहीं होता, स्ट्रेस महसूस होता है, वहां पे आप एंग्री फील कर सकते हैं। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी हो सकती हैं। तो अब ये सिचुएशनल एंगर कहलाएगा। और इसके लिए आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने की टेक्निक्स या स्किल्स, इसके थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। और सेकंड कि अगर ये लोगों के साथ सिचुएशन में है तो आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, कि अगर एक बहस हो जाती है, अगर तकरार हो जाती है, तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसकी स्किल सीख कर आगे चलकर इंशाल्लाह ये सारी चीजें इस कोर्स का हिस्सा है। एक और टाइप होती है कल्चरल एंगर। कभी ऐसा होता है कि हम सोशल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, रिलीजियस इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, कल्चरल इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, राइट। तो इन इश्यूज की वजह से जो एंगर सामने आ सकता है उसे हम कहते हैं कल्चरल एंगर। अब इसके लिए इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे वर्क कर सकते हैं इस एंगर के लिए, एडवोकेसी के थ्रू, कि जिस स्कूल ऑफ थॉट को आप सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, सोशल है, आप उसको उसकी एडवोकेसी करते हैं, आप आवाज उठाते हैं। डायलॉग के थ्रू हो सकता है, नहीं आपके जो पॉइंट्स हैं अगर आप समझते हैं कि वो जायज हैं, वो फेयर हैं, तो आप वो डिस्कस करते हैं। इस एंगर का इजहार इस तरह से भी हो जाएगा। या आप सोशल चेंज सीख करते हैं, सोशल चेंज के लिए वर्क स्टार्ट कर देते हैं, तो ये जो एंगर है ये इस तरह से चैनल हो जाएगा। चाहे आप एडवोकेसी कर रहे हैं, चाहे आप डायलॉग के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं या सोशल चेंज के लिए वर्क करते हैं, तो अब वो जो एंगर है वो एक अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एंगर के स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम की हम कहते हैं रेंज को। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब ये एक पूरी रेंज है, तो कहाँ पर कौन सा एंगर पाया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इस लाइन को देख लें फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक रेंज है। सबसे कम गुस्सा हम यहाँ पे रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये माइल्ड अनॉयंस है यहाँ पे, कि थोड़ा सा आप तंग हुए, तो ये हल्का सा गुस्सा है यहाँ पे आ जाता है। आपके सामने से कोई गुजर गया, या लाइन में आपके सामने कोई आके खड़ा हो गया, राइट, तो आप तंग होंगे, हल्का फुल्का गुस्सा आपको आ जाएगा। ये है माइल्ड अनॉयंस, इस एंगर को नाम दिया गया है। और वो यहाँ पर है, कम है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे यहाँ पे। अब दरमियान में क्या है, रेगुलर एंगर, जो नॉर्मली हमें गुस्सा महसूस होता है, बहस हो जाती है, तकरार हो जाती है, तो वो यहाँ पे फॉल कर रहा है। और एक हो सकता है शदीद गुस्सा, इंटेंस फ्यूरी, वो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल एंड पे। तो ये स्पेक्ट्रम है। आप बहुत शदीद अंदाज में गुस्से का इजहार कर रहे हैं, आप शाउटिंग कर रहे हैं, फाइटिंग हो रही है, तो वो यहाँ पे इंटेंस फ्यूरी की सूरत में यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एंगर का एक तरह से स्पेक्ट्रम है। अब हम इस एंगर के स्पेक्ट्रम को एक और अंदाज में देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 लेवल्स हैं गुस्से के। एक सप्रेस्ड है, देन इनडायरेक्ट एंगर, देन एग्रेसिव एंगर, देन असर्टिव, एंड देन रिस्टोरेटिव। अब जो सप्रेस्ड एंगर है यहाँ पर स्पेक्ट्रम की इस जगह पर, तो ये छुपाया गया एंगर, ये दबाया गया एंगर, इसको सप्रेस कर लिया गया है। इसका इजहार खामोश रहकर नाराजगी में हो सकता है, जिसे हम अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट के तौर पे देखते हैं। या इस गुस्से को अपनी तरफ मोड़ लिया जाता है, अपने आप को बुरा भला कह लिया जाता है, ठीक। तो इस सिचुएशन में इंसान डिप्रेस्ड महसूस कर सकता है। ये सप्रेस्ड एंगर है, यानी आपने गुस्से को दबा लिया।
वो जो इमोशनल रिस्पॉन्स है आपने उसका इजहार नहीं किया। अब एक और आगे इसके इस स्पेक्ट्रम में नेक्स्ट जो लेवल है वो ये है कि इनडायरेक्ट एंगर। आप डायरेक्टली गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, आपने उसको पोशीदा रखा हुआ है, छुपा हुआ गुस्सा है, ये कोवर्ट है। अब आप शायद दूसरों को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो गुस्सा करे और आप उस पर ब्लेम डाल देंगे कि आपने गुस्सा किया है, लेकिन आप अपना गुस्सा नहीं दिखा रहे और आप ये शो कर रहे हैं कि हाँ आप ठीक से उनके साथ चल रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गुस्सा है। अंदर ही अंदर आप जो बहस है, जो लड़ाई की वजह है, यानी गुस्से का एक सेंस, नाराजगी का एक सेंस आपके अंदर मौजूद है यहाँ पे। तो ये इनडायरेक्ट एंगर होगा कि आप इनडायरेक्टली उस एंगर को सामने लाना चाह रहे हैं ब्लेम की सूरत में, ऐसा शो करते हुए कि आपको एंगर नहीं है, और आप ऐसे शो करते हैं जैसे आप ठीक से चल रहे हैं, आप कोऑपरेट कर रहे हैं। सो ये इनडायरेक्ट एंगर कहलाएगा। अब थर्ड जो लेवल है वो है एग्रेसिव, एग्रेसिव एंगर, जिसकी वजह से गुस्सा जो है वो एक बुरा इमोशन समझा जाता है या गुस्सा बदनाम है, वो है एग्रेसिव एंगर। और इसमें हम देखते हैं कि तकलीफ दे अल्फाज का और एक्शंस, इस अंदाज में ये गुस्सा एक्सप्रेस किया जाता है। वो हर्टफुल वर्ड्स अब्यूजिव भी हो सकते हैं, वो एक्शंस फाइट भी हो सकती है। तो ये जो एंगर है अब ये डायरेक्ट होता है। फर्स्ट टू जो लेवल्स हमने देखे, एक में तो वो नजर ही नहीं आ रहा था, साइलेंट था। सेकंड में वो इनडायरेक्ट था। थर्ड में अब यहाँ पे वो डायरेक्ट है, और ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे, नुकसानदेह एंगर हो सकता है। सो यहाँ से हम चले थे कि ये सबसे, ये जो है ये अपनी जात के लिए नुकसानदेह है। सेकंड जो है वो दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नीयत में गुस्सा शामिल है। थर्ड जो है ये गुस्सा कर दिया गया है शदीद अंदाज में, ये यहाँ पर है, जिसको हम मेन नॉर्मली आमतौर पर गुस्सा हम इसको समझते हैं। अब आगे आ जाती हैं गुस्से की अच्छी टाइप्स और बेहतर टाइप्स। यहाँ पर अब आपको एंगर फील हुआ, आप डायरेक्ट हुए, आपने डायरेक्टली उस एंगर का इजहार भी किया है, लेकिन आपने हर्टफुल मैनर में नहीं किया, बल्कि आपने रिस्पेक्टफुल वे में किया है। आपने इज्जत से बात की, आपने बताया है कि मुझे गुस्सा फील होता है ऐसी हरकत पे या ऐसी बातों से, या जब आपकी बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रखा गया, तो आप कम्युनिकेट करते हैं एक रिस्पेक्टफुल वे में। तो ये है असर्टिव एंगर। अब इस एंगर को कोई बुरा नहीं कह सकता। इस एंगर में आप अपनी जात को एडवोकेट कर रहे होते हैं, आप अपने हक के लिए खड़े हो रहे होते हैं। तो ये है असर्टिव एंगर, और इसमें आप सच बोलते हैं। यहाँ पे सच बोलने से ये मुराद है कि आप अपने लिए सच बोलते हैं, किसी को डिग्रेड करने के लिए नहीं, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं। जब आप अपने लिए बात कर रहे हैं, आप खुद को एडवोकेट कर रहे हैं, अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, और आप रिस्पेक्टफुल भी रह रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी किस्म है जिसे हम कहते हैं असर्टिव एंगर। सो इस अंदाज में हम एंगर के स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं कि इस तरह से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और लास्ट पे जो है वो है रिस्टोरेटिव एंगर। रिस्टोरेटिव एंगर, अब रिस्टोरेटिव एंगर बेहतरीन किस्म है। आप इसे देख सकते हैं कि इसको डार्क ग्रीन कलर दिया गया है जहां पर ये मौजूद है स्पेक्ट्रम में। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इससे पिछला भी अच्छा था कि आप अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन यहाँ पर उससे भी आगे स्टेप है कि आप मसले को हल करने के लिए एंगर का यूज कर रहे हैं। एंगर एक अच्छा इमोशन है अगर आप उसे इस अंदाज में यूज करते हैं, आप रिकनसाइल कर रहे हैं, आप मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
एंगर को यूज करते हैं, तो ये रिस्टोरेटिव एंगर है। तो हमने देखा कि एंगर बेसिकली बजाते खुद कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, राइट। यानी इस इमोशन को हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अगर कोई सप्रेस कर रहा था तो वो चाहता तो वो रिस्पेक्टफुल वे में बता सकता था। अगर कोई तंज कर रहा था, इनडायरेक्ट वे में गुस्सा कर रहा था, वो रिस्पेक्टफुल वे में बता सकता था। अगर कोई एग्रेशन शो कर रहा था, चाहे वर्ड्स की सूरत में, एक्शंस की सूरत में, वो असर्टिव वे में बता सकता था। तो इससे ये साबित हो रहा है कि हम अपनी मर्जी से गुस्से का यूज कर सकते हैं कि हम उसे अच्छे अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं या बुरे अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से हम बेहतरीन चीज भी कर सकते थे कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखें, किस तरह से मसाइल को हल किया जाता है, किस तरह से चीजों को सॉल्व करके लोगों को जोड़ा जाता है, रिकंसाइल किया जाता है। तो ये रिस्टोरेटिव एंगर कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंगर। सो चूंकि एंगर एक इमोशन है, इमोशन की हम जब डेफिनेशन करते हैं, इमोशन का जो हम मीनिंग देखते हैं, तो इमोशन मीन्स के एनर्जी इन मोशन। यानी जो इमोशंस होते हैं वो हरकत में एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जो मोशन में होती है, इसलिए इसको कहा जाता है इमोशन। ई फॉर एनर्जी एंड इट इज इन मोशन। तो एंगर भी इसी तरह की एक एनर्जी होती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है कि किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, ये डिपेंड हम पे कर रहा होता है। सो अब एंगर की जो एवोल्यूशन है वो किस तरह से उसे एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पे सामने आता है। यानी ये हमें महफूज रखने के लिए आता है, ये हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, और हम सरवाइव कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं एंगर की। यानी कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, कौन से ऐसे काम हैं, या कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इस इमोशन के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक अलर्ट सिस्टम के तौर पे काम करता है। यानी जैसे ही हमें कोई थ्रेट का पता चलेगा, जैसे ही हमें किसी खतरे का मालूम होगा, तो हमें ये अलर्ट करता है। इसी तरह से अगर कोई हमारी बाउंड्रीज को वायलेट करता है, हदूद क्रॉस करता है, तब ये हमें अलर्ट करता है। इस एंगर का आ जाना, ये इमोशन फील होना बिला वजह नहीं होता, बल्कि कोई वजह होती है। इसी तरह से मोटिवेशनल फोर्स के तौर पर भी एंगर का फंक्शन है। ये हमें एक्शन लेने पे मोटिवेट कर सकता है, और जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। और अगर कोई नाइंसाफियों की सूरत में, जो कि हमें नाइंसाफी लगी है, इस वजह से एंगर है, तो अब हम इस एंगर पे वर्क करके हम उन इनजस्टिस के लिए वर्क कर सकते हैं और उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, अब इंसानों में हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जब रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो एज फ्रेंड्स हों, एज फैमिली मेम्बर्स हों, कोलीग्स की सूरत में हों, जान पहचान के तौर पर जस्ट रिलेशनशिप्स हों, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, तो अब उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, हर एक इंसान डिफरेंट है, सबकी पर्सनैलिटीज डिफरेंट है, नीड्स, वैल्यूज, गोल्स, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स, थॉट पैटर्न्स, हर चीज डिफरेंट होती है। दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, तो हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। तो फिर इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं।
तो जब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो एंगर हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक मौका फराहम कर रहा होता है। अभी हम पे है कि हम उस एंगर को किस तरह से लेके चल रहे हैं। क्या हम अपने एंगर को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम देखते हैं एंगर को एक्सप्रेस किन अंदाज में किया जा सकता है। एंगर तो एक रिस्पॉन्स हो गया जो इंसानों में होता है, इमोशंस का रिस्पॉन्स है। अब इसको एक्सप्रेस कैसे किया जा सकता है? मुख्तलिफ अंदाज में लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं। अल्फाज की सूरत में करते हैं, जैसे कि शाउटिंग करके, अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करके, मुख्तलिफ तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करके। तो ये हो गया वर्बल एक्सप्रेशन। फिजिकल एक्सप्रेशन कैसे है? हाथों से इशारे करके, या ये जो डोर्स को स्लैम किया जाता है, जोर से दरवाजे बंद किए जाते हैं, चीज़ों को फेंका जाता है, तो ये एग्रेसिव एक्ट्स तो हैं, लेकिन ये फिजिकल एक्सप्रेशन है एंगर का। इसी तरह से पैसिव एग्रेसिव एंगर की हम बात कर चुके हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि किसी का हम तंज करते हैं मजाक के अंदाज में, या हम अवॉइड करते हैं, हम साइलेंट रहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं किसी को, तो पैसिव एग्रेसिव अंदाज भी हो सकता है। इसी तरह से एंगर सप्रेस्ड भी हो सकता है कि उसका इजहार नहीं किया गया, आपने गुस्सा अपने अंदर ही रख लिया। तो अब ये चीज हेल्थ इश्यूज की तरफ ले जा सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगे, खासकर ये गुस्सा जब क्रोनिक होगा, जब लॉन्ग टर्म का होगा, तो ये इशू इससे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि एंगर हेल्दी और अनहेल्दी कैसे हो सकता है, कौन सा एंगर हेल्दी एंगर समझा जाएगा और कौन सा एंगर अनहेल्दी एंगर समझा जाएगा, क्योंकि एंगर तो हर इंसान में ये इमोशन पाया जाता है और हर इंसान को एंगर का सामना करना पड़ सकता है। तो अब किस सूरत में एंगर हेल्दी कहलाएगा, यानी एक अच्छा गुस्सा, और कब हम इसे अनहेल्दी कह सकते हैं या नुकसानदेह गुस्सा। तो हेल्दी एंगर से ये मुराद ली जाती है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इमोशंस एनर्जी होते हैं, तो एक वाइब्रेंट सा एनर्जी वाला इमोशन, एक फ्रेश इमोशन जिसका फोकस मसाइल को हल करने पे है, या अगर कोई नाइंसाफी हुई है तो उसको कम्युनिकेट करने पे है, एक अच्छे अंदाज में, एक रिस्पेक्टफुल वे में, जिसे हम कहते हैं असर्टिवली। इस तरह से अगर एंगर का इजहार किया जा रहा है और एंगर को पहले एक्नॉलेज किया जा रहा है, यानी मालूम है कि ये गुस्सा है और उसका इजहार अच्छे अंदाज में किया जा रहा है, या जिस वजह से वो गुस्सा है उस वजह को समझ के उस पे वर्क किया जा रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, और आपका मकसद ये है कि आप रेजोल्यूशन चाहते हैं, आप मसले का हल चाहते हैं, तो इस अंदाज का गुस्सा हेल्दी, यानी सेहतमंद गुस्सा कहलाएगा। अब इसकी निशानी क्या हो सकती है कि इस गुस्से के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, यानी आपको ना अपने आप से कोई गिला होता है, ना किसी दूसरे पर कोई किसी और की आपको किसी और के लिए कोई थॉट्स होती है नेगेटिव, यानी गुस्सा जाहिरी तौर पे रहता नहीं है और वो रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपने उसे अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस कर लिया, आपने बात कर ली अच्छे अंदाज में, अपनी फीलिंग बता दी। अब आप ओके महसूस करते हैं अपने बारे में भी, दूसरे शख्स के बारे में भी जिससे आपने इजहार किया। सेकंड टाइप है अनहेल्दी एंगर, गैर सेहतमंद गुस्सा। अब
बेसिकली इसको अगर हम समझना चाहें तो वो गुस्सा जिस में हम किसी को तकलीफ देना चाह रहे हैं, किसी को हर्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपने अल्फाज से, अपने एक्शन से। अब ये एग्रेसिव भी हो सकता है, पैसिव एग्रेसिव भी हो सकता है। ये दोनों किस्में अनहेल्दी एंगर में आ जाएंगी। बहुत अरसे तक दिलों में रंजिशें रखना, ग्रजेस रखना, या वॉयलेंट हो जाना और तशद्दुद हो जाना। अब इस गुस्से में आपका कंट्रोल खो जाता है, आपको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता। ये गुस्सा बदले की सूरत में भी हो सकता है, इस शख्स ने मुझे ऐसा बुरा फील करवाया, मैं भी इसको बुरा फील करवाऊं। और इस गुस्से में लेट गो करना बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी अगर आपको गुस्से से जान छुड़ाने में या इस इमोशन से आगे बढ़ जाने में मसला हो रहा है, मुश्किल पेश आ रही है, तो ये एक अनहेल्दी एंगर है। अब अनहेल्दी एंगर की जो रूट्स होती हैं वो कोई पास्ट का इमोशनल बैगेज हो सकता है, वो बोझ हो सकता है आप पर इमोशंस का, जो कि हिडन है और वो छुपा हुआ है। वो तकलीफ की सेंस की सूरत में हो सकता है पास्ट से। अब ये फीलिंग्स आपकी प्रोसेस नहीं हुई, वो सैडनेस की सूरत में हो सकता है, वो रिजेक्शन की फीलिंग्स हो सकती हैं कोई, या इग्नोर किए जाने की फीलिंग्स हो सकती हैं, यानी हमारे सेल्फ से रिलेटेड। वो शेमिंग का एहसास हो सकता है, ह्यूमिलिएशन का एहसास हो सकता है। तो अब ये सारे इमोशंस छुपे हुए होते हैं और हम उनको डिनाई कर रहे होते हैं या सप्रेस कर रहे होते हैं। तो नजर क्या चीज आ रही होती है सामने? एंगर, इनकी वजह से। तो ये अब एक अनहेल्दी एंगर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंगर ट्रिगर हो सकता है। गुस्सा कब आ सकता है, किस वजह से आ सकता है, ऐसा क्या हुआ कि हमें गुस्सा आ गया। तो जब हम इसकी डेफिनेशन देख रहे थे, हमने तीन चार चीजें देखी थी। हम उन्हीं को अगेन देखते हैं विद एग्जांपल्स। परसीव्ड थ्रेट, जब आपको फिजिकली या इमोशनली थ्रेटन किया जा रहा होता है, आपको खतरा लाहक हो रहा होता है, तब आपको गुस्सा आ सकता है। वो खतरा फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। जब आपकी तकलीफें, आपकी एहसासात हर्ट होते हैं या आपको जिस्मानी तकलीफ मिल सकती है, तो आपको एंगर हो सकता है। ये एक ट्रिगर हो सकता है एंगर के लिए। इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन, एक चीज आप काम करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा, या कोई रुकावट आ गई है, जिस तरह से हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, तो ये फ्रस्ट्रेशन है और ये एंगर का ट्रिगर हो सकती है। इसी तरह से अनजस्टिस, नाइंसाफी। अब क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि नाइंसाफी हुई है, या आप देखते हैं इस तरह किसी और के साथ नाइंसाफी होते हुए, या अपने साथ होते हुए, या आपको वो नाइंसाफी लग रही है, इनजस्टिस लग रहा है, तो तब भी ये एंगर का ट्रिगर हो सकता है। इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट, ये एंगर का एक ट्रिगर हो सकती है। जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको इज्जत नहीं दी जा रही, तजलील हो रही है कहीं पर, तो ऐसी फीलिंग एंगर को ट्रिगर कर सकती है। अब एंगर का फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जब आप गुस्सा होते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, एड्रीनालिन और नॉन एड्रीनालिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड, ये बढ़ जाते हैं, मसल्स टेंस हो जाते हैं आपके, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसे हम स्ट्रेस का रिस्पॉन्स भी कहते हैं, आप उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो गुस्से में हो सकती हैं। अब गुस्से का एक कॉग्निटिव कंपोनेंट भी होता है।
हमने बात की इमोशंस की। इमोशंस एक चीज है, बिहेवियर्स एक चीज है, बॉडी की सेंसेशंस एक चीज है, लेकिन कॉग्निशन एक अलग चीज है। कॉग्निशन मीन्स आपकी थॉट्स, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या बातें चल रही हैं। तो गुस्से में मोस्टली देखा जाता है कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं। इसके ऊपर भी हमने अलग से यूनिट रखा हुआ है, इस पे भी हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे आगे चल के, कौन से नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंगर की तरफ ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर शॉर्टली हम देखते हैं, ब्लेम हो सकता है उन थॉट पैटर्न्स में, हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। रिसेंटमेंट हो सकती है, किसी चीज, सिचुएशन या शख्स के साथ नाराजगी का इजहार, दिल में कोई बात रखी हुई है। या रूमिनेशन हो सकती है, मुसलसल ख्यालात का माइंड में चलते रहना। तो एक कॉग्निटिव कंपोनेंट भी गुस्से का मौजूद होता है। अब गुस्से की ड्यूरेशन बहुत अहमियत रखती है। ये ज्यादा देर के लिए अक्सर नहीं होता। जब हम इस पे थोड़ी देर सब्र कर लेते हैं तो ये चला जाता है उससे। लेकिन अगर उसकी जो वजह है वो कोई प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस है, या कोई पास्ट का इमोशंस का बैगेज है, कोई ऐसा बोझ है, तो फिर वो शायद ज्यादा अरसे तक के लिए भी गुस्से की वजह बन सकता है। अगर हम इस गुस्से को अच्छे अंदाज में मैनेज नहीं करेंगे तो ये क्रोनिक बन सकता है, ये परसिस्टेंट बन सकता है, लगातार देर तक रह सकता है। और अगर इस हालत में इंसान चला जाए कि वो अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर रहा और उससे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक गुस्सा रह रहा है, तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एंगर का डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपके ब्लड प्रेशर से, हार्ट प्रॉब्लम से, और काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी हैं जिनका आगे चल के हम जिक्र करते हैं। तो ये इश्यूज हो सकते हैं। अब एंगर मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन की थी कि डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम एंगर को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमोशन रेगुलेशन की। इमोशन रेगुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम सबसे पहले अपने इमोशन को जानते हैं। हम ऐसी स्किल्स डेवलप करते हैं कि जब हमें कोई इमोशन आए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, हम वहाँ पे माइंडफुल हों, हम प्रेजेंट में मौजूद हों, हमारी थॉट्स पास्ट या फ्यूचर में वॉन्डर ना कर रही हों, या ऐसा ना हो कि इम्पल्सिवली कुछ हो जाए, हमसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कुछ हो जाए, चाहे वो अल्फाज में हो या एक्शंस में हो। उससे पहले ही हम अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को हम आइडेंटिफाई कर लें, उनकी शनाख्त कर लें कि ये इमोशन इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है। सबसे पहले मालूम होना कि आपको ये इमोशन है, तो ये एंगर मैनेजमेंट की तरफ पहला कदम है। अक्सर तो ऐसे होता है ना, गुस्सा आता है चला भी जाता है और हम कहते हैं ये सब क्या हो गया, या हम उस गुस्से पे एक्शन भी ले लेते हैं, हमसे कुछ बुरा भी हो जाता है और बाद में हमें ख्याल आता है कि ये सब कैसे हो गया। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि मुझे तो गुस्सा आ रहा है। जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली, इस इमोशन को पहचान लिया आपने शुरू में ही, और इसको समझ लिया आपने, अब आपके लिए आसान हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप कि आपने इमोशंस को रेगुलेट करना है। आपने इमोशंस का बेस्ट वे में यूज करना है। अब एंगर है तो बेहतरीन इसका इस्तेमाल, बेहतरीन एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, आपने उस अंदाज में स्टेप लेना है। लेकिन पहला स्टेप होगा माइंडफुल रहकर इसकी पहचान करना कि ये अचानक से आ सकता है। तो इमोशन रेगुलेशन ये एक स्किल है जो सीखी जाती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स, हम देखते हैं गुस्सा मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे लोगों पर आता है। तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि हम बात किस तरह करते हैं। अगर हमें महसूस हुआ है कि हमारी बाउंड्रीज तोड़ी गई हैं,
हमारे साथ नाइंसाफी हुई है या हम पे अटैक हुआ है या थ्रेट हमें लगा है कोई, तो हम उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम सोचते कैसे हैं पहले उसके बारे में, हम उसको कैसे समझते हैं, हमारी क्या थॉट्स हैं सिचुएशन के बारे में, किसी शख्स के बारे में, हमारी अपने आप से क्या कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन इसके साथ हम असर्टिव कैसे होते हैं, हम बात कैसे करते हैं, किस अंदाज में हम एक्सप्रेस करते हैं अपने एंगर को। तो अच्छी कम्युनिकेशन की स्किल्स सीखना, ये एंगर मैनेजमेंट की तरफ एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इसी तरह से स्ट्रेस रिडक्शन, एंगर को हमने देखा है जब, तो इसके पीछे हमने बात की काफी सारे इमोशंस हो सकते हैं डिफरेंट, और बेसिकली सबका ताल्लुक स्ट्रेस से हुआ। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ज्यादा एंगर फील होता है, और स्ट्रेस में एंगर पे एक्ट करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं कि हम कोई नेगेटिव वर्ड कह देंगे या नेगेटिव एक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने की जो टेक्निक्स हैं वो सीखनी और उन उन पे वर्क करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं, स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो हम अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर लेते हैं, जिससे हमारा हार्ट का रेट भी स्लो हो जाता है और हम रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हैं। तो ये एक रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई। इसी तरह से और भी टेक्निक्स होती हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होती है, जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो ये बड़ी फेमस कोटेशन है साइकोलॉजी की दुनिया में कि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। एक स्ट्रेसफुल माइंड एक काम बॉडी में नहीं रह सकता, एक रिलैक्स्ड बॉडी में एक टेंस माइंड नहीं रह सकता, वो भी रिलैक्स हो जाता है। तो बॉडी को रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम अक्सर एक्सरसाइज की बात करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, फिजिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं। इसी तरह से माइंडफुलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने प्रेजेंट में नॉन जजमेंटली रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल चीज़ है माइंडफुलनेस, कि आप प्रेजेंट में रहते हैं और नॉन जजमेंटल रहते हैं। आप सिचुएशन को जस्ट ऑब्जर्व करते हैं और उसे एक्सप्रेस, उसे आप ओपिनियन नहीं देते, उसे आप अच्छा या बुरा नहीं कहते उस टाइम पे। आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे होते हो, क्यूरियस रहते हैं, आप मजीद जानना चाह रहे होते हैं। आपका जो माइंड होता है वो एक तरह से बिगिनर्स माइंड होता है, आप चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और पेशेंस है आप में। आप जस्ट माइंडफुल हो रहे हैं, यानी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, और जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, फ्यूचर और पास्ट में आपकी थॉट्स वॉन्डर नहीं कर रही, तो इस तरह से भी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्किल्स, एंगर का जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो मोस्ट ऑफन दूसरों पर होता है, और दूसरों पर इसलिए होता है क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, कोई बहस है, कोई तकरार है, दुरुस्त अंदाज में बातचीत नहीं हो रही है, तो यानी कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जा रहे हैं। तो अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना होता है, जिसके लिए स्किल्स चाहिए कि आप किस अंदाज में बात करके मसाइल को हल कर सकते हैं, खासकर जो इंटरपर्सनल मसाइल हैं, जो लोगों से रिलेटेड मसाइल हैं, बातचीत के जो मसाइल हैं, इख्तलाफ के जो मसाइल हैं, उनको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। देन थेरेपी एक और एंगर मैनेजमेंट टेक्निक है कि आप थेरेपी सीख करते हैं, आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, किसी थेरेपिस्ट से आप थेरेपी लेते हैं। मिसाल के तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या एंगर मैनेजमेंट के लिए जो स्पेसिफिक थेरेपी है, एएमटी जिसे कहा जाता है। तो आप कोई थेरेपी सीख करते हैं ताकि आप बेहतर अंदाज में अपने जो गुस्सा है, जो ये एंगर का रिस्पॉन्स है, इसको आप इन डेप्थ समझ सकें, इसके ट्रिगर्स को समझ सकें, इसकी सिवियरिटी क्या है,
इसके लिए कौन सी टेक्निक्स और टूल्स आप यूज करेंगे, किस सिचुएशन में कौन से वे में आपने बिहेव करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना, ये सारी चीजें आप साइकोलॉजिस्ट से, थेरापिस्ट से सीख कर अपनी लाइफ में ला सकते हैं। देन कल्चरल एंड जेंडर डिफरेंसेस। अब जब हम बात करते हैं एंगर की, तो हर इमोशन का कोई कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है और जेंडर में कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बताया जाता है कि जो मर्द होते हैं तो वो ज्यादातर गुस्से का इजहार कर देते हैं, उनका जो एंगर है वो आउटवर्ड होता है अगर हम जेंडर की बात करें। और वमेन अगर ऐसा करती हैं, खवातीन अगर ऐसा करें कि उनका जो एंगर है वो आउटवर्ड हो, वो दूसरों पर उसका इजहार करें, तो उन्हें ज्यादा कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, उन्हें ज्यादा नताइज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि खवातीन अपने एंगर को या तो सप्रेस कर लेती हैं, या जो हमने दूसरी टाइप की बात की थी इनडायरेक्ट एंगर में चेंज कर लेती हैं। सो जब हम जेंडर की बात करें, जेंडर में मेल्स और फीमेल्स के लिए एंगर की फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, यानी एंगर तकरीबन एक जैसा ही आता है दोनों को, जैसे कि जेंडर वाइज देखा जाए अकॉर्डिंग टू रिसर्च। लेकिन जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये भी है कि जैसे ही एक न्यू बच्चा फैमिली में पैदा होता है तो खासकर मदर्स पे स्ट्रेस बढ़ जाता है, और मदर्स जो है उनको ज्यादा एंगर हो सकता है। तो हर एडिशनल चाइल्ड फैमिली में मदर्स के लिए एंगर को इंक्रीज कर देगा। दोनों पेरेंट्स को हो सकता है, गुस्सा दोनों को होता है, यानी स्ट्रेस दोनों पे होता है, तो एंगर दोनों का बढ़ सकता है, लेकिन मदर्स के लिए ये ज्यादा होता है। फिर कल्चरल एस्पेक्ट को हम देखें तो सोसाइटी हमारे इमोशंस को जिस अंदाज में जज करती है, इससे भी हम मुतासिर होते हैं। यानी हमारे एंगर को किस तरह देखा जा रहा है, क्या हमारे एंगर के कंट्रोल को बहादुरी की अलामत समझा जा रहा है जिस तरह के असल में है, या एंगर के एक्सप्रेशन को बहादुरी की अलामत समझा जा रहा है हमारी सोसाइटी में। ये कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। कुछ सोसाइटीज ऐसी होती है जहाँ पे गुस्से का इजहार मुनासिब समझा जा रहा होता है, कुछ जगहों पे ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, तो इससे भी मुतासिर हो रहा होता है हमारा एंगर का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, एम्पैथी एंड कंपैशन। अगर हम गुस्से को मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो एम्पैथी, फीलिंग्स को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को इस अंदाज में समझना कि जिस तरह से वो फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह की तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं, इमोशनल पेन, आप भी उसको समझ रहे हैं, तो दिस थिंग इज कॉल्ड एम्पैथी। और कंपैशन, हमदर्दी का होना, तो ये दोनों हेल्प कर सकते हैं कि आप बेहतर अंदाज में अपने गुस्से को मैनेज कर सकें। इसी तरह से दूसरों के गुस्से को भी आप मैनेज कर सकते। सो एम्पैथी और कंपैशन बड़ी पावरफुल स्किल्स हैं, और इसका अलग से आगे एक यूनिट भी हमने रखा हुआ है, इस पे हम बात करते हैं। नाउ असेसिंग एंड डायग्नोजिंग एंगर। क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में किस तरह से एसेस किया जाता है और डायग्नोज कैसे करते हैं एंगर को, कौन से डिसऑर्डर्स हैं कि जिनमें एंगर हो सकता है।
तो सबसे पहले इनिशियल एवेल्युएशन होती है, यानी स्टार्ट में जो हम असेस करते हैं वो क्लिनिकल इंटरव्यू के थ्रू होता है। साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करते हैं, एक तरह का इंटरव्यू होता है, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं उनके सिम्टम्स के बारे में, उनकी सिचुएशंस के बारे में, उनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में वो सारी हिस्ट्री लेते हैं। फिर किस चीज़ से उन्हें गुस्सा आता है, उस गुस्से की शिद्दत कितनी होती है, कितनी देर के लिए गुस्सा आता है, और कितने दिन आता है। मिसाल के तौर पर 7 दिन है हफ्ते में, ज्यादा दिन आता है या हफ्ते में कभी 1-2 बार आ जाता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी वो क्लिनिकल इंटरव्यू में हासिल कर लेते हैं। इसी तरह से फिर मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है कि कहीं वो कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से उनके मूड पे असर हो रहा है, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है उन्हें जिसकी वजह से एंगर के इश्यूज हो रहे हैं। तो इस चीज को भी रूल आउट किया जाता है। फिर कुछ स्केल्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम एंगर को एसेस कर सकते हैं, जिस तरह से STAXI, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चनेयर है जिसके थ्रू हम एंगर को एसेस कर सकते हैं, चाहे वो एंगर स्टेट का है या ट्रेट का एंगर है। स्टेट एंगर और ट्रेट एंगर को इस तरह से समझा जाता है कि एक चीज होती है जो सिचुएशन में आ जाती है, अगर किसी खास सिचुएशन में एंगर का आ जाना तो ये स्टेट एंगर कहलाएगा। ये चेंज हो सकता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में और लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में। लेकिन एक है ट्रेट एंगर, यानी कि वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बना हुआ है, वो सिचुएशन पे बेस नहीं कर रहा बल्कि वो उस शख्स की पर्सनैलिटी का हिस्सा है। दैट इज नोन एज ट्रेट एंगर। तो ये दो अलग टाइप्स होती हैं एंगर की किसी भी शख्स में, कि एक तो किसी सिचुएशन पे बेस कर रही है, एक उसकी ट्रेट का हिस्सा है। बहरहाल इन दोनों पे वर्क किया जा सकता है और इनके एक्सप्रेशन को, इस किस्म के एंगर के एक्सप्रेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये हैं असेसमेंट करने के टूल्स कि आप एसेस कर रहे हैं कितना एंगर पाया जाता है, उसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। अब ये आप क्वेश्चनियर्स के थ्रू, स्केल्स के थ्रू आप इन्हें असेस कर रहे हैं। इसी तरह से मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, ये भी देखा जाता है कि कहीं इस शख्स को एनजाइटी तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि इन मेंटल हेल्थ कंडीशंस में भी एंगर हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि एनजाइटी और डिप्रेशन, इन दोनों में भी एंगर के इश्यूज पाए जा रहे होते हैं और ये लोग इरिटेटेड फील कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स कौन से हैं जिनमें एंगर के इश्यूज पाए जाते हैं। सबसे पहले है इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर में शदीद गुस्सा होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है और इम्पल्सिविटी पाई जाती है। इम्पल्सिविटी यानी उनके इख्तियार में नहीं रहता और उनसे कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे एक शदीद किस्म का गुस्सा है जिसे हम इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर कहते हैं या IED। इसमें जो मेन सिम्टम है वो एंगर का है। इसी तरह से जब हम बच्चों की और टीनेजर्स की बात करते हैं तो डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर DMDD है। इसमें भी शदीद किस्म के बच्चों को और टीनेजर्स को, जिन्हें हम कहते हैं टेम्पर टेंट्रम्स, टेम्पर आउटबर्स्ट, गुस्से में वो चिल्ला सकते हैं, शोर कर सकते हैं, रो सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स जो हैं वो इस डिसऑर्डर में पाए जा सकते हैं। इसी तरह से कुछ और डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जिनके अंदर एंगर एक सिम्टम के तौर पे पाया जा सकता है, जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके 8-9 सिम्टम्स हैं, उनमें से एक सिम्टम
शदीद एंगर का भी है। देन डिप्रेशन और एंजाइटी की हम बात कर चुके हैं कि इसमें इरिटेबिलिटी और एंगर पाया जाता है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज, इसके जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो लोग नशा करते हैं तो उनमें भी एंगर के प्रॉब्लम्स पाए जा सकते हैं। देन जब हम असेस कर रहे हैं तो हम बिहेवियरली ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं उस शख्स का बिहेवियर कैसा है, वो बात किस अंदाज में करता है। इससे भी हमें एंगर का अंदाजा हो सकता है कि वो किस तरह से एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से एंगर को मैनेज करते हैं। देन हमें कोलेटरल इंफॉर्मेशन के थ्रू भी मालूम हो सकता है, यानी वो मालूमात जो हमें फैमिली मेम्बर से मिलती है, उनके क्लोज फ्रेंड्स के जरिए जो हमें मालूमात मिल रही होती है, तो ये भी एक जामे किस्म का असेसमेंट करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। जब हम ये सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं तो हम इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहे होते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। कि ठीक है, एंगर के इश्यूज तो हैं, साथ में और कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सी मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, यहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और आया ये जो एंगर है ये डिसऑर्डर्ड एंगर है भी या नहीं, या ये जस्ट नॉर्मल एंगर है। इसमें भी फर्क होता है नॉर्मल एंगर और जिसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एंगर या क्लिनिकल एंगर। उसमें ये डिफरेंस है कि नॉर्मल एंगर कभी कभी हो सकता है और उससे आपकी जो ओवरऑल लाइफ की रूटीन है, वर्क रूटीन है, रिलेशनशिप्स हैं, वो डैमेज नहीं हो रहे होते। जबकि जो पैथोलॉजिकल एंगर है उससे आपकी लाइफ के डिफरेंट पहलुओं पे असर हो रहा होता है। फिर असेसमेंट और डायग्नोसिस के बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। कि जो हमें जो चीज़ें असेसमेंट से मालूम हुई हैं, जो ट्रिगर्स हमें मालूम हुए हैं, और जो बाकी इंफॉर्मेशन है कि कितनी सिविरिटी पाई जाती है, क्या फ्रीक्वेंसी है एंगर की, क्या वजूहात हैं, उन सबको देखते हुए हम एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब वो शख्स इंडिविजुअल थेरेपी लेके बेहतर हो सकता है, या ज़्यादा रिलेशनशिप के भी प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन के भी हैं, तो या उसे साथ में ग्रुप थेरेपी भी देनी पड़ेगी। या अगर वो लर्न करना चाहता है एंगर मैनेजमेंट के बारे में तो एंगर मैनेजमेंट क्लासेस और साइको एजुकेशन भी होगी। या फिर मेडिसिन की भी ज़रूरत है अगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा सीवियर हैं और समझते हैं कि जस्ट थेरेपी से नहीं होगा और मेडिकेशन की भी नीड पड़ेगी। या फिर इन सब चीज़ों को कंबाइन करके वर्क करना है, तो हम ट्रीटमेंट की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद फॉलो अप और मॉनिटरिंग। जब थेरेपी चलती रहती है, एंगर पे काबू पा लिया जाता है और उस पर वर्क हो रहा होता है, तो साथ में हम फॉलो अप भी कर रहे होते हैं कि कितना वर्क हुआ है, किस लेवल तक मैनेज कर लिया है उन्होंने। तो हम उनकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक कर रहे होते हैं और हम इसका नोटिस रख रहे होते हैं। फिर जिस तरह की एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है हम वो एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं प्लान में और गोल की अचीवमेंट में। इसी तरह से जब फिर थेरेपी कंप्लीट हो जाती है, गोल्स मीट हो जाते हैं, हम वहाँ पे फिर थेरेपी को टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एंगर है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या अज्जा होते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एंगर के। तो यहाँ पर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखते हैं। सबसे पहले है ट्रिगरिंग इवेंट, कि कोई वाकया हुआ है जिसकी वजह से इमोशनल रिस्पॉन्स आया है, या हम जिसे कह रहे हैं एंगर का रिस्पॉन्स आया है। तो अब कोई ऐसा इवेंट हुआ है लाइफ में, कोई ऐसा वाकया है, सानेहा है,
जिसकी वजह से गुस्सा प्रोवोक हुआ है, इसे हम कह रहे हैं ट्रिगरिंग इवेंट। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि आपका कोई कोलीग है, आप जिनके साथ वर्क करते हैं वहां पे, तो आप कोई काम करते हैं और वो क्रेडिट ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं, आइडियाज आप लेके आते हैं, और क्रेडिट वो ले जाता है कि ये काम मैंने किया है। तो ये एक ऐसा इवेंट हो सकता है, एक ऐसी सिचुएशन इसे हम कह सकते हैं जो एक ट्रिगरिंग सिचुएशन है, एक ट्रिगरिंग इवेंट है, यानी इसकी वजह से आपको एंगर फील हुआ है। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट है कि इमोशनल रिस्पॉन्स। अब आप किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से आप उस एंगर पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर है आपको एंगर फील होगा, फ्रस्ट्रेशन फील होगी, आपको नाराजगी का इजहार आप करेंगे अपने कोलीग से, ये फील कर रहे हैं, तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स है। पहला तो एक वाकया हो गया जिसकी वजह से एंगर आया। अब इमोशनल रिस्पॉन्स जिस तरह से आपने फील किया है वो ये है कि आप नाराज हुए, आपको गुस्सा आया है, फ्रस्ट्रेटेड आपने खुद को पाया है। थर्ड है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब आपकी बॉडी में जो चेंजेस आई हैं जिनकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। देन चौथा है कॉग्निटिव अप्रेजल। अब आपकी थॉट्स की बात, कि आपने उस इवेंट को कैसा लिया है, आपने कैसा उसको परसीव किया है, कैसे इंटरप्रेट किया है, आपके माइंड ने उसको क्या मीनिंग दिया है। तो मिसाल के तौर पर आपने इस सिचुएशन को अनफेयर परसीव किया, ये नाइंसाफी है और डिसरिस्पेक्टफुल, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। तो आप इस अंदाज में सोच रहे हैं, ये आपकी थॉट्स की बात होगी कि आपने इसको अनफेयर समझा है और इसको आपने डिसरिस्पेक्टफुल समझा है। अब बात आ गई बिहेवियर की, एक्सप्रेसिव बिहेवियर की, आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब मीटिंग हो रही थी, आप आपने जो मेहनत की उसका क्रेडिट किसी और ने लिया, ये सिचुएशन थी। आपको एंगर फील हुआ, आपके माइंड में थॉट्स आई, अब आपने बिहेव कैसे किया है, कैसे एक्सप्रेस किया है, कि आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं और आप कन्फ्रंट करते हैं उससे, उसका मुकाबला करते हैं, उससे बहस करते हैं मीटिंग के दौरान। राइट, इस एग्जाम्पल में आपने ऐसा किया। अब इंटेंसिटी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, उस गुस्से की शिद्दत कितनी थी। तो इंटेंसिटी कहते हैं डिग्री ऑफ एंगर, या वो कितना स्ट्रांग है वो गुस्सा। तो जब आपने कन्फ्रंट किया अपने कोलीग को टीम के सामने, तो उस वक्त आपका गुस्सा हाई इंटेंसिटी पे पहुंच गया था, यानी आपसे बर्दाश्त ना हो और आपने वहीं पे उसे कन्फ्रंट कर लिया। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है एंगर का ड्यूरेशन, कि कितनी देर के लिए गुस्सा रहता है। तो यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में इसको इस तरह समझें कि आपका गुस्सा बहुत ज्यादा था और वो काफी देर तक रहा है, मीटिंग एंड हो गई, लेकिन फिर भी आप उसी इवेंट के बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो यानी इसका ड्यूरेशन जो है वो काफी लॉन्ग है। इसी तरह से इम्पल्सिविटी, कि आपने काबू नहीं पाया खुद पे, इम्पल्सिवली आपसे चीजें हो रही हैं, आप खुद को रोक नहीं सके। सर ऐसा जब होता है तो फिर बंदे को बाद में अफसोस भी हो सकता है, इन्हें हम कहते हैं इम्पल्सिविटी या इम्पल्सिव एक्शंस। तो इसकी एग्जांपल ये है कि आपने सोचे बगैर ही एक शदीद अल्फाज वाला ईमेल लिख दिया अपने कोलीग को, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, जिससे लड़ाई बढ़ गई। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूएंट एंगर का है कोपिंग स्ट्रेटेजीज,
कि अब हम एंगर को कोप कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर डीप ब्रीदिंग के थ्रू कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट करके, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन के साथ कर सकते हैं। ये भी एक वे है कोप करने का। अनहेल्पफुल तरीके भी हो सकते हैं, अनहेल्दी तरीके भी हो सकते हैं कोप करने के, जैसे कि एग्रेशन या सप्रेशन, या आपने गुस्से का इजहार बुरे अंदाज में कर दिया, या उसको आपने अपने अंदर ही दबा लिया। ये दोनों ही अनहेल्दी। इसकी एग्जांपल ये है यहाँ पर कि आपने इस सिचुएशन में क्या किया था जो अब तक हो चुका है, कि आपने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी, अपने आप को काम कर लिया, कि आप बेहतर अंदाज में अब अपने कोलीग से इस मसले पे बात करेंगे। लास्ट है इम्पैक्ट, कि अब असर क्या होता है, ओवरऑल इस गुस्से का असर क्या होता है, और इसके क्या नताइज हो सकते हैं अपनी ज़ात पे भी और हमारे रिलेशनशिप्स पे भी, यानी जिस पे हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, और उनकी ओवरऑल वेल बीइंग पे भी, हमारी भी और उनकी। तो इसका असर क्या होता है। अब मिसाल इसकी ऐसे देख सकते हैं इम्पैक्ट की, कि अब ये जो इवेंट हुआ, इस पे आपको गुस्सा आया, और आपका ये जो अनकंट्रोल्ड गुस्सा था, आपने जिस तरह से उनसे बहस की, तो क्या होगा, रिलेशनशिप पे क्या असर होगा। रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाएगा, और आगे फिर आप शायद कोलैबोरेट करके एज अ टीम आप जब वर्क करें तो मुश्किल का सामना हो आपको। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लेकर जो अज्जा हैं एंगर के, वो सब समझाए जा रहे हैं, कि अगर एंगर को हम इस तरह से लेके चलेंगे तो क्या इम्पेक्ट हो सकता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं एंगर को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। आप अपनी थॉट्स को किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी थॉट्स को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। एक्चुअली जो थॉट्स हैं, कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक और नेगेटिव होती हैं, जिन्हें हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। वो थॉट्स खुद ब खुद ही माइंड में आती हैं, लेकिन आगे चल के हमारे बस में होता है कि हम उनको सच समझें, उन पे, या उन पे वर्क करें, उनको चैलेंज करें, और उन्हें हम दुरुस्त करें। ये हम तक होता है। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करते हैं सबूत के साथ कि वो दुरुस्त नहीं है, और फिर उनको रिफ्रेम करते हैं, उनको यानी पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, उनकी जगह दुरुस्त सोच ले आते हैं, मुस्बत और मददगार सोच ले आते हैं, तो आप सिचुएशंस को बेहतर अंदाज में देख सकते हैं, आपको मसाइल हल होते हुए नजर आते हैं। यानी इरेशनल थॉट्स को आप रेशनल में तब्दील कर लेते हैं, जो लॉजिकल थॉट्स हैं वो आप ले आते हैं। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स आई हैं वो इलॉजिकल है, वो लॉजिकल भी नहीं है, वो मंतिक पे भी पूरा नहीं उतरती हैं। तो आप उनकी जगह जो लॉजिकल थॉट्स लाते हैं वो हकीकत के ज्यादा करीब होती हैं, और वो मददगार भी होती हैं। इस तरह से आपकी जो एंगर की फीलिंग्स हैं और फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स हैं वो कम हो सकती हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। इसका हमने आगे पूरा एक यूनिट रखा हुआ है, इस पे हम डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। नेक्स्ट है थॉट स्टॉपिंग। सो थॉट स्टॉपिंग से हरगिज ये मुराद नहीं है कि आप अपनी थॉट्स को रोक रहे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब आपको फॉर एग्जांपल कहा जाए कि आप एक चीज के बारे में ना सोचें, तो आपको तो उसी की थॉट ज्यादा आ रही होती हैं। तो यहाँ पर थॉट स्टॉपिंग से फिर क्या मुराद हुई, यानी आप अपनी थॉट्स का जो फोकस है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, उस चीज के बारे में सोच को रोकने से ये मुराद है आप कुछ और सोच रहे हैं। आप फोर्सफुली जब अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका तो उल्टा असर होगा। अगर आप थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं वो इंटेंसिफाई कर जाती है, उनकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो यहाँ पे थॉट स्टॉपिंग से ये मुराद है कि आप अपनी अटेंशन को रीडायरेक्ट कर रहे हैं। एक सोच आपको तंग कर रही थी, आपने कुछ और सोचना या कुछ और करना स्टार्ट कर दिया, आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई,
तो इस तरह से आपने थॉट्स को स्टॉप किया है, खासकर जो नेगेटिव थॉट्स थे। तो एंगर ट्रिगरिंग थॉट को आप इस तरह से इंटरप्ट कर सकते हैं और उनका फोकस तब्दील करके आप कहीं और अपनी अवेयरनेस को ले जा सकते हैं। तो इस तरह से एंगर जो बढ़ रहा था उससे आप बच सकते हैं। इसी तरह से डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग से हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमने बात की कि जब बॉडी रिलैक्स हो जाती है तो इंसान का माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। और जो एंगर की वजह से हमने बात की थी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, हार्ट रेट आपका इंक्रीज कर सकता है, सांस फूल सकता है, मसल्स टेंस हो सकते हैं। तो जब आप स्लो ब्रीदिंग करते हैं आपकी ब्रीदिंग वापस अपनी जगह पे आ जाती है, जो तेज तेज सांसें थी वो, आपका हार्ट रेट भी बैलेंस हो जाता है। तो उस फिजियोलॉजिकल अराउजल को आप कंट्रोल कर लेते हैं, वो कम हो जाता है। तो इससे आप अगेन अपने पुरसकून स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं और आप बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी टेक्निक है जो इस्तेमाल की जा सकती है फॉर एंगर मैनेजमेंट। इसी तरह से माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडिंग के प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस के जरिए आप एंगर पे काबू पा सकते हैं। एंगर आपको किसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, किसी शख्स की थॉट्स, या वो जो इनजस्टिस आपने महसूस की है, या वो जो अटैक या थ्रेट आपने महसूस किया, उसकी सोच से बहुत ज़्यादा जोड़ देता है। आप अटैच हो जाते हैं उन थॉट्स के साथ। लेकिन जैसे ही आप माइंडफुल होंगे, आप इस लम्हे की अवेयरनेस में आ जाएंगे, हियर एंड नाउ में जब आप आ जाते हैं, तो आप एंगर ट्रिगरिंग थॉट्स से खुद को डिटैच कर सकते हैं। और एंगर के जो शदीद इमोशन है, आप उससे खुद को डिटैच करके प्रेजेंट में आ सकते हैं। सो आप जो इम्पल्सिव रिएक्शंस हैं उनसे बच सकते हैं। सो ये बहुत पावरफुल टेक्निक होती है माइंड। टाइम आउट्स के थ्रू आप, जब आपको एंगर फील होने लगे तो आप उस जगह से हट सकते हैं। यानी आप उस जगह से खुद को हटा देते हैं, किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। तो वो जो उस लम्हे का एक हीटेड रिस्पॉन्स हो सकता है, तो उससे फिर आप बच जाते हैं। तो इस चीज को हम टाइम आउट कहते हैं, अपने आप को उस जगह से रिमूव कर देना। इसी तरह से असर्टिव कम्युनिकेशन, जो कि एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल मैनर में आप बातचीत करते हैं, तो उससे भी गुस्सा कम हो जाता है और खत्म हो जाता है। यानी आप इस तरह से बात करते हैं कि अपनी फीलिंग्स का अच्छे अंदाज में रिस्पेक्टफुल मैनर में इजहार करते हैं। इसके अलावा जर्नलिंग, एंगर के ट्रिगर्स को जानना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको मालूम हो कि आपको कब गुस्सा आता है, किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है। सो जब आप जर्नलिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों को लिख रहे होते हैं, नोट्स ले रहे होते हैं, तो आपको अपने पैटर्न्स का, थिंकिंग स्टाइल्स का और उन सिचुएशंस का आइडिया होता है। सो आपको ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस होती है इससे। जब आप अपने हालात के बारे में, अपनी थॉट्स और इमोशंस के बारे में रेगुलर बेसिस पे जर्नलिंग करते रहते हैं, तो इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस में इजाफा होता है और आपको एक ऐसा माइंडसेट मिलता है कि आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को देख रहे होते हैं। सो आप अच्छे से उन ट्रिगर्स को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल सीखना भी हेल्पफुल हो सकता है कि जिन प्रॉब्लम्स की वजह से
आप एंग्री हो सकते हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हों। जैसे कोई प्रॉब्लम राइज होता है तो आप उसे सॉल्व कर देते हैं। देन विजुअलाइजेशन की टेक्निक, आपको जब स्ट्रेस फील होता है फॉर एग्जांपल, या ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशंस जो आपको एंगर की तरफ ले जा सकती हैं, उस वक्त आप विजुअलाइज करते हैं, आप कुछ अच्छा तस्वर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई फेवरेट जगह है, आप खुद को वहां पे महसूस करते हैं आइज क्लोज करके, और आप कुछ विजुअलाइज करते हैं, या आप कुछ अच्छा विजुअलाइज करते हैं, एनीथिंग के आप गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, आप असर्टिव हो रहे हैं, आप पुरसकून अंदाज में सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो जब आप विजुअलाइज कर सकते हैं एक चीज, तो आप फिर रियल में भी वैसा कर सकते हैं। इस तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक भी हेल्पफुल हो सकती है। देन अक्सर देखा जाता है कि एंगर के पीछे बहुत से इमोशंस हो सकते हैं। लाइक आप, ये भी हो सकता है कि आप उदास हैं, आप नाराज हैं, ये चीज एंगर की तरफ जा सकती है। ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, आप टायर्ड हैं, आप कमजोरी फील कर रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं है, या फिर आपने कुछ खाया पिया नहीं है। तो ऐसी हालत में आप सेल्फ केयर की तरफ जा सकते हैं, आप अपना ख्याल रखें हर चीज का। तो सेल्फ केयर भी एक एंगर मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल टेक्निक के तौर पे सामने आ सकती है। अब हम एंगर मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज देखते हैं कि डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम एंगर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपनी इरेशनल थॉट्स, जो मंतिक के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं, और वो थॉट्स हमारे बिलीफ के पैटर्न्स में रच बस चुकी होती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं कि ये नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आ रही है, और फिर हम उस सोचने के अंदाज को चैलेंज करते हैं, हम सबूत तलाश करते हैं कि ये जो सोच आ रही है, क्या ये दुरुस्त भी है। सो इस अंदाज में हम अपनी थॉट्स को चैलेंज करके उनकी जगह न्यू रेशनल, एक लॉजिकल थॉट लेके आते हैं जो हकीकत के करीब भी होती है और जो इतनी तकलीफ दे भी नहीं होती। सो ये जो कॉग्निटिव बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है, इनके जो पायनियर्स हैं वो एल्बर्ट एलिस और एरन टी बेक हैं। इन्होंने इस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद रखी है। इसमें एक थेरेपी जो है वो REBT है और दूसरी CBT है। इन दो थेरेपी से ये कॉग्निटिव बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट बनता है। इसके बाद कैथारसिस थ्योरी है। साइको एनालिसिस जो सिगमंड फ्राइड ने थ्योरी पेश की थी, तो उसके अंदर कैथारसिस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो उससे क्या आपका कैथारसिस हो जाता है, यानी आप एक रिलीफ महसूस करते हैं। तो स्पेसिफिकली इस चीज को हम एंगर के लिए यूज कर सकते हैं कि आप एक्सप्रेस कर देते हैं जब कुछ, तो वो फीलिंग्स प्रोसेस हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री फील कर रहे हैं तो आप शाउट करते हैं और इस तरह से एंगर को वेंट कर देते हैं। सो ये एक ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, साइको एनालिसिस। सिगमंड फ्राइड ने जिसे डेवलप किया था, तो उसके अकॉर्डिंग कैथारसिस भी हेल्पफुल हो सकता है।
सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे एंग्री बिहेवियर्स होते हैं वो हमने ऑब्जर्वेशन से सीखे होते हैं। हम बड़ों को कॉपी करते हैं। हम जब ऑब्जर्व करते हैं अपने बड़े सिबलिंग्स को, पेरेंट्स को, तो हम उनसे सीखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप किस तरह एंगर को मैनेज कर सकते हैं? लाइक बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स अच्छे अंदाज में अपने एग्रेसिव रिस्पॉन्सेस को रोकते हैं तो बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। पेरेंट्स अगर एंगर को अच्छे से मैनेज करते हैं तो बच्चे भी उनको इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। इस स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद एल्बर्ट बेंजूरा ने रखी थी। इसके अलावा एक बहुत फेमस थ्योरी है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने अपने इमोशंस को पहचानना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और मैनेज करना होता है। इसी तरह से जो दूसरा शख्स है जो आपके सामने है, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, आपने उनके इमोशंस को भी समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और मैनेज करना होता है। तो अब इन इमोशंस में एंगर भी आ जाता है। इस स्कूल ऑफ थॉट के पायनियर डैनियल गोलमैन है और इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं कि जब आपको एंगर फील होने लगे तो आप रुक जाएं और आप अपनी फीलिंग्स की तरफ तवज्जो करें कि आपको क्या फील हो रहा है। राइट? तो आप इस तरह से इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आप एंगर फील कर रहे हैं। एंड देन एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है डॉक्टर जॉन गॉटमैन की, जिसे कहा जाता है गॉटमैन्स फोर हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स। अब इसमें चार चीजों का वो जिक्र करते हैं कि चार ऐसे नेगेटिव कम्युनिकेशन के पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से इख्तिलाफ पैदा होता है, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और एंगर भी पैदा हो सकता है। तो इन चार नेगेटिव कम्युनिकेशन पैटर्न्स पे वर्क करना होता है। वो चार नेगेटिव पैटर्न्स कौन से हैं? क्रिटिसिज्म, कॉन्टेम्प्ट, डिफेंसिवनेस एंड स्टोन वॉलिंग। रिलेशनशिप में ये चार चीजें जो है वो गड़बड़ पैदा कर रही होती हैं और नेगेटिव इमोशंस आ रहे होते हैं। उनमें एक क्रिटिसिज्म है कि अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज करते रहना, नुक्ताचीनी करते रहना। देन कॉन्टेम्प्ट है, आप बुरी फीलिंग्स का इजहार कर देते हैं, आप उन्हें डिग्रेड करते हैं। इसी तरह से डिफेंसिवनेस है कि आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। और इसके अलावा स्टोन वॉलिंग, यानी आप कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। सो ये चार अंदाज हैं कम्युनिकेशन के जो कॉन्फ्लिक्ट और एंगर की वजह बन सकते हैं। जब आप इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और इन पे वर्क करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से थॉट पैटर्न्स हैं जो एंगर की तरफ ले जा सकते हैं, कौन से सोचने के अंदाज हैं जिन्हें हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी कहते हैं, तो वो एंगर की तरफ ले जा सकते हैं। सबसे पहले कैटेस्ट्रोफाइजिंग। कैटेस्ट्रोफाइजिंग से ये मुराद है कि इस तरह से सोचना कि कुछ बदतरीन हो जाएगा, यानी फ्यूचर को लेकर ऐसे आउटकम की तवक्को होती है, आप इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं कि कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। इस तरह की नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को मैनेज करने के लिए आप कैटेस्ट्रॉफिक थॉट्स को चैलेंज करते हैं एविडेंस के थ्रू, यानी आप एविडेंस तलाश करते हैं कि ये जो थॉट है ये किस हद तक दुरुस्त है, क्या सबूत है कि ये थॉट सही है। और इस तरह से फिर आप जो बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव होता है, जो लॉजिकल थॉट्स होती हैं वो सामने ले आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्क पे जा रहे थे और ट्रैफिक जैम था, बहुत ज़्यादा रश था,
इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं कि इस ट्रैफिक जैम की वजह से मेरा सारा दिन जाया हो जाएगा, तो अब आप देखेंगे ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है। आप बदतरीन नतीजा सोच रहे हैं। एक नेगेटिव थॉट आपको आई और आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं अपने माइंड में। ये बदतरीन चीज है कि आपका पूरा दिन जाया हो जाएगा, जबकि ये हकीकत नहीं है। ये एविडेंस बेस्ड बात नहीं है। जब आप एविडेंस तलाश करेंगे तो ऐसा नहीं है, बल्कि हकीकत कुछ और है। आप इस तरह से अपने आप से बात करने की बजाय थॉट्स में आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, ये फ्रस्ट्रेटिंग जरूर है, इस टाइम पे मुझे बुरा महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिन का अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। वाकई में असल में तो पूरा दिन जाया नहीं हो जाता, कुछ मिनट्स लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, इतना ही होगा। तो जब आप इस तरह से कैटेस्ट्रॉफिक थॉट्स को चैलेंज करते हैं और उसकी जगह जो दुरुस्त बात है, जो बैलेंस्ड बात है, जो लॉजिकल बात है, उसको माइंड में लेके आते हैं, उस थॉट को जब आप सामने लेके आते हैं, तो इससे हम कहते हैं डी कैटेस्ट्रोफाइजिंग। यानी आपने उस कैटेस्ट्रोफाइजेशन को तोड़ दिया। इसी तरह से एक और थॉट पैटर्न है जो एंगर की वजह बन सकता है, वो है माइंड रीडिंग। इसमें ये होता है कि हम खुद से ही दूसरों की माइंड रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एक नेगेटिव अंदाज में, कि वो इस तरह सोच रहे होंगे। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे इस थॉट पैटर्न को इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि हम उनसे ओपनली कम्युनिकेट करें। हमें ऐसा लग सकता है कि वो हमारे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो सच होगा। तो हमें ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए और हमें उनसे उनकी इंटेंशंस पूछनी चाहिए और अजम्पशंस को अवॉइड करना चाहिए। जो मफरूजात, जो ख्यालात नेगेटिव हमारे माइंड में आ रहे हैं, उन्हें अवॉइड करके हम क्लियरली बात करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसी थॉट्स आ रही हैं कि वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इनकम्पिटेंट हैं, आप किसी काम के काबिल नहीं हैं, ऐसी थॉट अगर आ रही है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं उनसे, कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो फीडबैक वो देना चाह रहे हैं उसे आप डिस्कस करना चाहते हैं। यानी उनका जो फीडबैक है, अगर वो नेगेटिव भी है फॉर एग्जांपल, तो शायद वो आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होगा, तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं और आप माइंड रीडिंग की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से बच सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट थॉट पैटर्न, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन से ये मुराद है कि कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, या किसी भी बिहेवियर को आप खुद अपनी जात पे अटैच कर लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, आपके माइंड में ये थॉट आती है कि ये मेरी वजह से हुआ है या मेरे लिए मुझे कहा गया है ऐसा। आप उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं। तो इस थॉट पैटर्न को कहते हैं पर्सनलाइजेशन। इसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं कि आप लेट गो करते हैं, आपको जो सेल्फ ब्लेम की थॉट्स आ रही है आप उन्हें जाने देते हैं। कुछ चीजें इंसान के कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं। अब हर चीज को आप खुद पे नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर आपको ये थॉट अगर आ रही है और आप इस थॉट को एंटरटेन कर रहे हैं कि ये मेरा कसूर है कि वो नाराज है। अब आपके फ्रेंड्स अगर अपसेट हैं, परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मेरी वजह से सब कुछ, आप खुद को ब्लेम दे रहे हैं, पर्सनलाइज कर रहे हैं। इसकी जगह आप इस तरह से सोचें कि मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है वो उनकी जिम्मेदारी, राइट। आप इस तरह से इस थॉट पैटर्न को चैलेंज कर सकते हैं। देन शुड स्टेटमेंट्स हैं, जब आप चाहिए लफ्ज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आप खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की तवक्को कर रहे होते हैं। आप ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे होते हैं कि जो बहुत सख्त होती हैं।
तो शुड का जो लफ्ज है, चाहिए का जो लफ्ज है, इसके लिए आप ज्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मुझसे कभी भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो अब आप सोचें क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान से कभी गलतियां ना हो? ये इलॉजिकल सी सोच है, राइट? सो आपको इस तरह सोचना चाहिए कि हाँ, मैं जरूर ये चाहता हूँ कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गलतियां तो हो जाती हैं, और एक चांस मिल जाता है कि हम सीख सकें। गलतियों से इंसान सीखता है। सो इस तरह से सोचने से आप इस थॉट पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग है, जिसे ऑल और नथिंग थिंकिंग भी कहा जाता है, कि आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में सोच रहे होते हैं। यानी आप या चीजों को ऑल की सूरत में देख रहे हैं, नथिंग की सूरत, आप मिडल ग्राउंड कोई भी नहीं है। सो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि आप हकीकत के ज्यादा करीब होके जो बारीक बीनियां हैं उनको भी देखें, छोटी छोटी चीजों को भी आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि मैं एक मुकम्मल तौर पे फेलियर हूं, मैं एक नाकामी हूं, एक कोई गलती हो गई आपसे और आप इस तरह सोचने लगे कि मैं कंप्लीट फेलियर हूं, तो अब आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि मुझसे एक गलती हुई है, लेकिन इस एक गलती की वजह से मैं अपने आप को टोटली फेलियर नहीं कह सकता। इस एक गलती की वजह से मेरी कंपिटेंस पे हर्फ नहीं आ सकता। तो अब ये दुरुस्त अंदाज हुआ सोचने का। इसी तरह से एक और थॉट पैटर्न है जो एंगर की तरफ लेके जा सकता है, वो है ब्लेम शिफ्टिंग। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं किसी चीज की और आप दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं। सो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं कि आप अपने एक्शंस की ओनरशिप खुद लें। आपके जो एक्शंस हैं, उन एक्शंस की वजह से जो नताइज आते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपने लेनी होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोवोक किया है, तो इस बात को आप ब्लेम शिफ्टिंग की बजाय इस तरह से कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा आया और मेरा जो रिएक्शन है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि आपका रिएक्शन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आप चाहते तो डिफरेंट वे में भी बिहेव कर सकते थे। सो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ब्लेम शिफ्टिंग का जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, उसे आप अच्छे वे में मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से एक और थॉट पैटर्न है इमोशनल रीजनिंग। ये भी आपको एंगर की तरफ ले जा सकता है। इमोशनल रीजनिंग से ये मुराद है कि अगर आपको कोई फीलिंग आ रही है, आप उसको सच समझने लग जाएं। फीलिंग और इमोशन एक चीज है, हकीकत एक चीज है। आप उस फीलिंग को ही सच समझ लेते हैं। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे कि जो हकायक है और इमोशंस है उनमें फर्क को समझेंगे, और आप एविडेंस को देखेंगे हमेशा। जरूरी नहीं है कि जो इमोशन है वो एविडेंस बेस्ड होगा। मूड स्विंग्स तो कभी भी हो सकते हैं, आप तो किसी भी टाइम पे कुछ फील कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन कि वो चीज सच है। मिसाल के तौर पर, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेलियर हूं, आप वर्थलेस फील कर रहे हैं, आपको अपना आप शायद डिप्रेस्ड महसूस हो रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा आपको अपना आप, इसका ये मीनिंग तो ना हुआ कि आप वाकई में एक फेलियर हैं। तो आपको इस तरह सोचना चाहिए, जो कि हकीकत के करीब है, कि हाँ, इस वक्त मैं डाउन जरूर फील कर रहा हूँ, लेकिन इससे जो मेरी ओवरऑल वैल्यू है, ओवरऑल जो मेरी वर्थ है, वो डिफाइन नहीं होती। राइट? अब हम कुछ कॉमन एंगर ट्रिगर्स को देखते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको एंगर की तरफ ले जा सकती हैं, एंगर की वजह बन सकती हैं। तो सबसे पहले, फ्रस्ट्रेशन एक ऐसा ट्रिगर है जो एंगर की वजह बन सकता है, एंगर को ट्रिगर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और आपको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से देर हो रही है,
और आगे जो गाड़ियां हैं वो आपको बिल्कुल स्लो चलती हुई महसूस हो रही हैं और आप चाह रहे हैं कि जल्दी से आप मीटिंग में पहुंच जाए। तो यहाँ पर ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपको एंग्री कर सकती है। इसी तरह से इनजस्टिस भी एक कॉमन ट्रिगर है एंगर के लिए। जब आप कोई नाइंसाफी होती हुई देखते हैं, चाहे आपके साथ नाइंसाफी हो रही है या चाहे किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो आपको बुरा फील हो सकता है और आप एंग्री भी महसूस कर सकते हैं। आप वही एग्जाम्पल माइंड में रख सकते हैं कि आपके आइडियाज का क्रेडिट किसी और ने ले लिया और आपको एक्नॉलेज भी नहीं किया कि ये वर्क आपने किया था, तो आपको इनजस्टिस महसूस होगी और ये एंगर का ट्रिगर बन सकती है। इसी तरह से क्रिटिसिज्म, जब नुक्ताचीनी की जाती है, जब आपको नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है, तब भी आप एंगर फील कर सकते हैं। इसी तरह से बीट्रेयल, जब आपको ऐसा लगता है कि धोखा दिया जा रहा है किसी भी अंदाज में, मसलन आपका एक क्लोज फ्रेंड है, वो आपके बारे में कुछ र्यूमर्स फैला रहा है और आपको बाद में उस चीज का पता चलता है, तो इस तरह का बीट्रेयल जो है वो एंगर का ट्रिगर बन सकता है। इसी तरह से डिसरिस्पेक्ट, जब आपको ये फील होगा कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है, डिसरिस्पेक्ट से पेश आया जा रहा है, तो ये भी एक एंगर का ट्रिगर बन सकता है। देन लैक ऑफ कंट्रोल, जब आपको ये फील होता है कि आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, आप या तो मसाइल को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और आपके सिचुएशन में कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है जो कि आपको एंगर की तरफ ले जा सकती है। स्ट्रेस भी एक बड़ा कॉमन ट्रिगर होता है एंगर के लिए। आपने बहुत सारा काम करना है, आपके पास टाइम कम है, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, आपने घर को भी टाइम देना है, वर्क को भी टाइम देना है। इसी तरह से फाइनेंशियल प्रेशर्स अगर हैं, आपने बिल्स पे करने हैं और आप पे इस तरह के प्रेशर्स हैं, तो इससे आपकी इरिटेबिलिटी और स्ट्रेस बढ़ सकता है जो एंगर की तरफ आपको ले जा सकता है। देन लॉस ऑफ ग्रीफ, लॉस और ग्रीफ यानी सदमा या किसी चीज का नुकसान, ये भी एंगर का ट्रिगर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी आपके किसी जानने वाले की या किसी करीबी की डेथ हो जाती है, तो अब आप कई एक बड़ा लॉस हुआ है, तो इस वक्त आपको इंटेंस एंगर फील हो सकता है। इसी तरह से फिजिकल डिस्कम्फर्ट, जब आपको जिस्मानी तौर पे आप रिलैक्स महसूस नहीं कर रहे, कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई पेन फील हो रहा है या कोई शोर की वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप एंग्री हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के पर्सनल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने पास्ट में ट्रॉमा फेस किया था और वो एक कार एक्सीडेंट था, सो जब वो उसी तरह की सिचुएशन में अगेन जाते हैं, वो ड्राइविंग करने लगते हैं, तो उन्हें एंगर फील हो सकता है, उनका जो एंगर है वो ट्रिगर हो सकता है। तो कुछ लोगों के कुछ खास पर्सनल ट्रिगर्स भी हो सकते हैं जो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह से सोशल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एंगर की वजह बन सकता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यूज किसी दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी उनसे बहस हो सकती है और वो कॉन्फ्लिक्ट में बदलकर एंगर की तरफ बढ़ सकती हैं। इसी तरह से कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा है जो आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं दे रहा और एक ट्रिगर बन रहा है वो एंगर। जैसे कि एयर कंडीशनिंग का सही से इंतजाम नहीं है आपके ऑफिस में, वहां पे हवा नहीं आ रही, आपको गर्मी ज्यादा लग रही है,
तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि एंगर का ट्रिगर बन सकता है। इसी तरह से अगर आप कमजोरी फील कर रहे हैं या आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपका बेबी रात भर शोर करता रहा, आप ठीक से सो नहीं पाए, तो ये चांसेस हैं कि आप अगले दिन शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे। तो ये भी एक कॉमन ट्रिगर है। इसी तरह से जो लोग नशा आवर अशिया इस्तेमाल करते हैं, ड्रग का यूज करते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं, तो ये चीज भी एंगर का ट्रिगर बन सकती है। देन परसीव्ड थ्रेट, जब आपको खतरा होता हुआ नजर आता है कि कोई खतरा है, तो उस वक्त भी आप एग्रेसिव हो सकते हैं और एंग्री फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है, जिसे हम स्ट्रेस का रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो बढ़ जाता है, तो आप एंगर महसूस कर सकते हैं।